नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के साथ न्यूज, प्रदेश का सच। मैं हूं आपके साथ अंकिता। हर अपराध पर हमारी नजर। मुरारी बापू हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचे ओशो जन्म स्थलीय रायसेन मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मुरारी बापू पहुंचे ओशो तीर्थ कुचवाड़ा। ओशो की जन्मस्थली के किए दर्शन। समय से 2 घंटे लेट पहुंचे बापू, तकरीबन 45 मिनट रुके। मुरारी बापू ओशो के 94वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित जबलपुर में 6 दिसंबर से रामकथा करने जाते समय कुचवाड़ा पहुंचे मुरारी बापू। जन्मस्थली पर ओशो की पूजा अर्चना की, साथ ही कुछ देर ध्यान लगाया। ओशो के अनुयायी बड़ी दूर दूर से आए। नेपाल, जापान आदि जगह से ओशो के अनुयायी आए और वहां ध्यान मग्न हुए। ओशो का ध्यान और सनातन पर बोले मुरारी बापू। मुरारी बापू ने ओशो जन्म स्थान के दर्शन कर ध्यान किया। वहीं ओशो के बारे में बताया कि ओशो आध्यात्मिक चेतना है। ओशो का अर्थ ओ यानी ओरिजिनल, एस साइलेंट, एच हैप्पीनेस और ओ ओरिजिनल है। चरम आध्यात्मिक चेतना ही ओशो है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण सहित ओशो अनुयायी शामिल थे। जापान, नेपाल, जबलपुर, भोपाल, रायसेन सहित दूर दराज से ओशो अनुयायी आए और मीडिया से बात करते हुए आंखों में आंसू भर भावुक हो गए। जबलपुर भेड़ा घाट के स्वामी श्रीला प्रेम पारस ने कहा कि देश में जितने भी साधु संत कथावाचक हैं वो रात में ओशो को पढ़ते हैं, सुबह उनकी बात करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। मुरारी बापू ऐसे संत हैं जिन्होंने ओशो के जन्मोत्सव पर रामकथा करने का निर्णय लिया। एक दिन ऐसा आएगा जब ओशोमय होगा देश। ओशो की जन्मस्थली कुचवाड़ा में 11 दिसंबर को जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ विनोद खन्ना सहित कई हस्तियां आ चुकी हैं। आज भी लाखों की संख्या में देश में ओशो के अनुयायी हैं और समय समय पर कैंप लगाकर दर्शन और ध्यान का ज्ञान दिया जाता है। नाम प्रेम सुगंधा है। जी मैं नेपाल से आई हूँ और वहाँ हमारा अभी नेपाल में बहुत बड़ा ओशो का काम हो रहा है, जहाँ नेपाल में 7 इंटरनेशनल कम्यून है ओशो के और 100+ हमारे सेंटर है वहाँ पे। और वहाँ के हमारे जो गुरु है आनंद अरुण, वो ओशो के जो भी टीचिंग है उनको आगे लेने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ाने के, जन जन में पहुँचाने का उनका कोशिश कर रहे हैं। और बापू के साथ फिर उनके माध्यम से हम जुड़े हैं। तो अभी जो बापू कर रहे हैं वो हम ओशो सन्यासी भी नहीं कर रहे हैं, है ना। वो बहुत बड़ी बात है और बहुत अहोभाव के साथ अभी भी मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं इमोशनल हो रही हूँ, है ना। तो और ओशो बोलते थे कि लेडीज़ जो भी होती है स्त्री शक्ति का बात करते थे। तो हम वहाँ पे नेपाल में ऐसा दिया है कि अरुण स्वामी जी ने जैसे भगवान ओशो करते थे, जैसे हर क्षेत्र में स्त्री को आगे लगाते थे। अब वहाँ पे हमारे नेपाल में भी आप जाओगे तो ओशो आश्रम में हर जगह ओशो सन्यासी माँ जी ही दिखेंगी वहाँ पे। और मैं भी एक सेंटर चलाती हूँ गुरु कृपा से, और हमारा सेंटर का नाम है ओशो पुण्यम ध्यान केंद्र। और हमारे इतने प्यारे लोग सारे वहीं से जुड़े हुए हैं। 4 दिन कंटिन्यू सफर करके आए हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, गुरु के वहाँ पे आ पाए हैं। हम आ नहीं पाते, शायद मुरारी बापू एक कथा ना करते तो कितने दिन लगते, और आते तो आते, हमारा तीर्थ है, एक बार तो आते, पर इतना जल्दी आएंगे हमें वो अवसर बापू ने दिया है। तो हम बापू को ओशो सारे ओशो सन्यासी के तरफ से हम बहुत बहुत आभार और हमेशा ही आएंगे, क्योंकि हम तो दिल से हमेशा ही यहीं थे, अभी भी यहीं हैं। मुरारी बापू यहाँ आए थे क्योंकि ओशो का 5 दिन बाद यहाँ पर जन्मोत्सव है, तो 5 दिन पहले आए। क्या उनका उद्देश्य था यहाँ पर आने का? उनका उद्देश्य सिर्फ अहोभाव गुरु चरण में, सदगुरु चरण में प्रकट करना और ओशो की जो चेतना है, ओशो की जो देशना है, उसको जग जग तक पहुंचाना, सिर्फ इतना ही सा उद्देश्य है। क्योंकि इस पृथ्वी को यदि कोई बचा सकता है तो उसका नाम है सदगुरु ओशो, भगवान श्री ओशो। और इसलिए नहीं कि हम उनके साधक हैं, हम शिष्य हैं, इस बात से हम ये नहीं कह रहे। आप देखिए ना, 10,500 घंटे कृष्ण के बाद परम चेतना, इतना विराट स्वरूप किसने दिखाया? कोई दिखता है आसपास आपको? कोई भी नहीं दिखता। आज भी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, बट वो प्रबुद्ध लोग कैसे हैं? पूर्ण हैं क्या? उनके पास अध्यात्म के, आपके जितने जिंदगी के क्वेश्चंस हैं, उन सब का जवाब किसी से पढ़ लिख के नहीं। ओशो की खूबी मालूम क्या थी भाई साहब? वो कहते थे कि कृष्ण ऐसा कहते हैं। मुरारी बापू की खूबी क्या है? ओशो ऐसा कहते हैं। ये एकमात्र गुरु ऐसा बोलते हैं जिनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बड़ा आयोजन, वो 50 करोड़ का आयोजन करा रहे हैं, सबको आने जाने की फ़्लाइट दे रहे हैं, ट्रेन का किराया दे रहे हैं, 9 दिन का खाना दे रहे हैं, और क्या चाहिए? आज आप जबलपुर चलिए, पूरा जबलपुर ओशोमय हो गया है।
हम लगभग 15 वर्षों से देख रहे हैं जो जी। उनका जन्म स्थान है, तीर्थ स्थान है जी, ओशो का, आज जी। स्थिति यही की बनी हुई है, क्या करना है आपको? नहीं, हम नहीं कर रहे। मैंने अभी जस्ट आपके पत्रकार बंधु से कहा था कि मैं एक समय यहाँ बाइक से आता था, बस से आता था, गारंटी नहीं होती थी यहाँ पहुँच पाऊँगा। दलदल वाली रोड होती थी, बाइक उसी में फंस जाती थी। तो हम लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और वो दिन दूर नहीं कि आज चॉपर उतरा। भाई साहब, अभी तो खुशी मनाओ, क्यों कंप्लेन कर रहे हो? चॉपर उतरा है, बोलो ओशो! किसकी वजह से उतरा है? जिस गांव में सड़क नहीं होती थी वहाँ चॉपर उतर गया। तो पॉजिटिव सोचिए भैया, और एक दिन बहुत कुछ होगा। जय ओशो। स्वामी जी ये बताइए, 6 दिन 5 दिन बाद ओशो का जन्म उत्सव है, 94वां, और आज 5 दिन पहले बापू का आना, मुरारी बापू का आना, क्या संकेत है ये ओशो का बहुत फास्ट संकेत है कि मुरारी बापू ने ओशो का जन्मदिन मना रहे हैं, यानी कि ओशो का युग आने वाला है। और जितने भी संत हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं, और सभी की सोच है और ओशो की देशना को आगे बढ़ाएं। और बापूजी ने यहाँ जो समय दिया आने का, उससे काफ़ी सन्यासियों के अंदर ऊर्जा आई है। और आगे भी उनका 7 दिसंबर से 14 दिसंबर जबलपुर में जो कार्यक्रम रामकथा है, वो पूरा ओशो में रामकथा है। 7 दिन ओशो का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा वहाँ पे। और जैसा कि ओशो को भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता था, लेकिन आज भारत देश में या भारत सरकार द्वारा उनके बढ़ावे के लेकर कुछ प्रयास ठोस नहीं किए जा रहे हैं। प्रयास तो ऐसा है कि ओशो जगत एक यात्रा भी है, पर्सनल यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है। उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आदमी आध्यात्मिक की ओर जाएगा तो खुद ही समझ में आएगा लोगों को। तो ये ओशो के जो अनुयायी हैं वह स्वयं ही उनके कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं या कुछ प्रशासन द्वारा भी कुछ बढ़ावा? नहीं, प्रशासन द्वारा तो उतना नहीं मिल रहा है सहयोग, लेकिन बाकी ओशो सन्यासी और ओशो आश्रम काफ़ी नए खुल गए हैं। और हमने देखा कि अभी 4 साल पहले हमारा ओशो धाम दाऊदपुर आश्रम खुला है, और अधिकतर सन्यासी वहाँ पे हर शिविर में, हर बार जब भी शिविर होता है तो 2-4 10 बढ़ के ही आते हैं। यहाँ पे जो संस्थापक थे उनकी मृत्यु के बाद अब जिम्मेदारी किसकी रहेगी इस स्थान? अभी मैं नीबू स्वामी जी की जब डेथ हुई थी, मैं अंत्येष्टि में आया था उस टाइम पे, और इसके बाद मैं आया तो मुझे यहाँ पे उतनी ऊर्जा नहीं दिखी है। यहाँ कोई जवाबदार आदमी अभी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन कोशिश है कि जाएंगे और अभी भी वहाँ पे जाके बात करेंगे। स्वामी जी से हमारी बात हुई है कि आश्रम को स्वचालित करें और बढ़िया संपन्नता से चलाएं, ताकि आसानी से यहाँ पे सन्यासी लोग आ सकें। ऐसे ये फ्रेम में आओ, ऐसे पीछे आना चाहिए। क्या नाम है आपका? बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम है प्रेम राबिया। मैं ओशो होम आश्रम जबलपुर में बिलोंग करती हूँ। मेरा देश ओशो का देश है। कुछ लोग बोलेंगे मैं स्विट्ज़रलैंड से हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं जबलपुर भेड़ाघाट से हूँ। और आज बहुत खुशी का दिन है कि सब लोग इधर मुरारी बापू के कारण इधर इकट्ठा हो गया। वो बहुत अच्छा है कि इतना अच्छा संत, इतना बड़ा संत ओशो का काम आगे बढ़ रहे। और हम ओशो होम आश्रम की तरफ सबको इनवाइट कर रहे, क्योंकि ओशो का मैसेज वो पूरी दुनिया में स्प्रेड होना है, क्योंकि ओशो ने इतने सारे लोगों का ज़िंदगी बदल दिए। और ओशो अभी है, इधर ओशो जीवित है, तो इधर इनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा तेज महसूस हो रहा। और सब लोग इधर आए, सब लोग खत्म में आ जाए, सब लोग ओशो होम आश्रम में भी आ जाए, और जितने में इस दुनिया के ओशो सेंटर्स है आ जाए हैं, ध्यान करे, ओशो के बुक्स पढ़े, ओशो की बात, ओशो के गाने सुने। अच्छा, और मुरारी बापू ओशो के बारे में बताते, OSHO ये क्या है आपको पता है? क्या ओशो के बारे में बताते, OSHO भी हिंदी अच्छी नहीं इसकी क्या है? ज़्यादा हिंदी नहीं है थोड़ा। आप मेरे को ओशो के बारे से पूछिए। आप ओशो के बारे में पूछिए। ओशो जो शब्द आया OSHO ओशो, इसका क्या अर्थ है हिंदी में? नहीं, वो किसी ने नाम दिया, कोई जापानीज सन्यासी ने नाम दिया होगा। वो सनिक है, वो समुद्र की तरह नहीं, हाँ, बस वो अलग बारे में पूछिए ना, वो हिंदी इतना बोल रही, वो भी है। शायद भरूच में ओशो चेयर का वो हुआ था, तो उसमें सभी ने वाइस चांसलर और सब बुलाया था। तो मैंने ओशो की
मेरे मन में जो परिभाषा थी वो थी OSHO। O का मतलब ओन, अपना पोता, अपना। S मानी साइलेंस। इसको खुद की शांति, खुद का मौन था, उधार नहीं, स्मशान की शांति नहीं, खुद की शांति और हैप्पीनेस, अपनी प्रसन्नता भी, अपनी उधार प्रसन्न कि आप मुझे मिले और मैं प्रसन्न हो जाऊं, मुझे ये मिले मैं, ऐसा नहीं। तो जिसके खुद की शांति हो, अपनी शांति और अपनी प्रसन्नता हो, ऐसे अस्तित्व के विशेष फूल को मैं ओशो कहता हूँ। ओशो का दर्शन और सनातन को आप किस तरीके से देखते हैं? मूल तो सब सनातन में ही है, सनातन से बाहर कौन है, सब सनातन में है। ओशो ने उपनिषदों पर व्याख्या की। ओशो जी, हम आपसे 2 मिनट का समय चाहेंगे। एक गौ सेवा समिति चला रहे हैं हम, यहीं हमने एक स्थान बनाया, आप 2 मिनट वहाँ चलें, यहीं पास में है गौशाला। हमने समिति मुझे 2-3 जगह हेलीकॉप्टर से उड़ना। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? हम नेपाल से बोधि चेतना। आज यहाँ ओशो के जन्म स्थान पे आप लोग आए हैं हाँ और 5 दिन बाद ओशो का जन्म उत्सव भी मनाना है। हाँ जी। तो क्या उद्देश्य है था आपका यहाँ आने का? हम ओशो का जन्म स्थल कुछवाड़ा है। हम ओशो का गुरु भगवान मानते हैं ना। हमारा भगवान कैसा जगह पे जन्म हुआ था, वो जगह कैसे है, हम वो देखने के लिए नेपाल से आया हूँ ना। यहाँ आके बहुत भावुक हुआ, हम धन्य हो गए। हमारा ओशो भगवान का जन्मस्थल है ये। आपकी आंखों में आंसू का क्या कारण है, क्या बात है, किस रूप में देखते हैं ओशो को? ये एक भावना है, एक आध्यात्मिक चेतना जो आज से 5 दिन बाद ओशो का जन्म उत्सव है 94, और आज यहाँ पे मुरारी बापू का आना किस तरह का संकेत देता है? ये बड़ा शुभ संकेत है कि हमारे बापूजी यहाँ पर आए, भगवान की जन्मस्थली कुछवाड़ा में। तो अब हम यहाँ पर और भी भव्य रूप से तैयारी करेंगे 11 दिसंबर को भगवान का जन्म उत्सव मनाने के लिए। हम सभी मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि यहाँ पर आएँ और भगवान का उत्सव मनाएं, ध्यान करें, प्रेम में डूबे और दुनिया के लिए एक संदेश दें, एक प्रेम और मैत्री का, ध्यान का, पूरे दुनिया के लिए एक संदेश जाएगा यहाँ से, मैत्री का, प्रेम का, ध्यान का। प्रणाम, नमन। दिन ऐसा होगा कि दुनिया यहाँ पे आएगी, और जब दुनिया आएगी ना भैया, तो ये सबका विकास होगा। यहाँ का बच्चा जर्मन, फ्रेंच सब बोलेगा। एक याद रखना मेरी बात। मेरा नाम स्वामी प्रेम उत्तम प्रसाद दाहाल है, वो ये मेरा अपना जन्म का नाम है, और ओशो का नाम मेरा आत्मो सत्यार्थी, जो नाम मुझे ओशो तपोवन नेपाल से हमारे स्वामी जी आनंद अरुण से मिला है। और हम लोग उनको ओशो समान ही आदर करते हैं, और ओशो तो हमारे दिव्य गुरु हो गए। तो हम लोग जबलपुर में जो मुरारी बापू के द्वारा ओशो सन्यासियों को भी सम्मिलित करके जो राम कथा वाचन का जो प्रोग्राम है, उसमें सम्मिलित होने के लिए हम लोग आए थे। और वहीं से एक दृढ़ संकल्प करके आए थे कि हम लोग जबलपुर से कुछवाड़ा गांव, जो ओशो का जन्म स्थान है, वहां ज़रूर पहुंचेंगे और उस भूमि को हम लोग नमन करेंगे, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक चेतना है। ओशो जैसे महान गुरु, दिव्य गुरु, विश्व स्तर के परम ज्ञानी गुरु शायद इस शताब्दियों में किसी को मिले। बुद्ध के बाद हम लोग तो मानते हैं कि बुद्ध के बाद ओशो ही एक गुरु है जो मैत्रीय बुद्ध के रूप में प्रकट हुए थे और सदा रहेंगे। उनके द्वारा विश्व स्तर में सब धर्मावलंबियों को जोड़ने का काम हुआ है। हम लोग ऐसा फील करते हैं। और हमारे नेपाल में तो 96 के ऊपर आश्रम है, अभी भी वहाँ पे ध्यान साधना स्थान है। ये कंडीशन में अब आपकी क्या जिम्मेदारी होगी इसको संभालने की? और
जी जनाब, ये देखते ही हम लोगों को थोड़ा सा भावना एक फील हुआ है कि ऐसे पुण्य भूमि में, ऐसे जन्मभूमि में भी ये जगह पे एक अच्छा सा आश्रम, अच्छा सा विकास निर्माण पूर्वाधार का जो होना चाहिए, जिस लेवल में होना चाहिए, वो थोड़ा कम फील हुआ। हमारे यहाँ हम लोगों ने एक कम्यून को कितना बड़े स्तर में लेके गए हैं और 96 के ऊपर हमारे देश में आश्रम है। ये तो ओशो का जन्म स्थल है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ये जन्म कंट्री है, राष्ट्र है। और जबलपुर, जहाँ पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा सारा हासिल किया था, उन्होंने अपना ज्ञान बांटा था, प्रोफेसर थे वहाँ पे बहुत लंबे समय तक। तो इस जगह में ओशो के आश्रम और यहाँ पे उनका जो है यहाँ का पूर्वाधार, उसको बड़ी अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहिए। भारत सरकार को हम लोग विनम्र निवेदन करते हैं, इसके तरफ थोड़ा एक आध्यात्मिक गुरु के स्तर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मुरारी बापू सारे दुनिया में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। वो भी नेपाल आते हैं, ओशो धाम में रहते हैं। अभी यहाँ के ओशो को उन्होंने जोड़ के अपना राम कथा वाचन आध्यात्मिक कार्यक्रम जो कर रहे हैं, वो तो अतुलनीय है। नाम है आपका? मेरा इधर का नाम गणेश बराल, और ओशो ने 1985 में दिया स्वामी ज्ञान खालिस। आप ओशो सन्यासी है, कई वर्षों से जुड़े हैं, आज उनके जन्म स्थान पे आए, आपको कैसा लगा और क्या चाहते हैं आगे भविष्य में इस स्थान के लिए? सबसे पहले मैं आज इतना भावविभोर हो गया हूँ यहाँ आके, क्योंकि मेरा गुरु का दर्शन करने का बहुत दिन से मेरा अभिप्राय था, जो आज गुरु ने पूरा कर दिया। मैं इस आश्रम के बारे में, इस जगह के बारे में बोल रहा हूँ कि ये ऐसा जगह है जो बुद्ध का बोध गया है और लुम्बिनी है। ऐसा ही भविष्य में इतना इसका सार्थकता हो जाएगा, क्योंकि एक बुद्ध पुरुष का जन्म हुआ था इस झोपड़ी में। हमारे लिए ये भगवान है, हमारे लिए एक खिला हुआ फूल है ओशो। तो हम जब यहाँ आएंगे तो दिखा पहले जन्म था। मैंने एक ओशो का बाल्यकाल भी नेपाली में ट्रांसलेशन कर चुका हूँ। इस सारा माहौल का बारे में मैंने ओशो से ही सीख चुका हूँ। तो इसको बचाने के लिए, क्योंकि ओशो एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय के नहीं है, सारे मनुष्य जाति के है। इसलिए ये ओशो मालाधारी के लिए मात्र नहीं है ओशो। इसलिए सबको ओशो जो भविष्य के लिए ध्यान, साधना, तंत्र, सारे विधि लेके आए ओशो जगाने के लिए, और इसमें सब भागीदार होना पड़ेगा। और इस जगह को एक तीर्थस्थल, ओशो का तीर्थस्थल बनेगा ही, बन चुका है ये। अभी भी एक जीवन तो ऊर्जा है यहाँ पे। हमको लगा कि यहाँ जब मैं आया तो इतना उड़ान हो गया, इतना गुरु का उपस्थिति हो गया। तो गुरु अभी भी जीवित है, हमारे लिए कोई मृत नहीं है वो, क्योंकि शरीर के रूप में वो गए, पर वो चेतना के रूप में अभी यहाँ हमारे जीते। ये जीवित चेतना जो खिला हुआ है, उनके इर्द गिर्द में हम जीना है और इसको बचाना है, इसको संरक्षण करना है। आगे मैं आप सब से अनुरोध करूँगा, सरकार विभिन्न मीडिया मार्फत जाए ये संदेश कि ये जीवित सद्गुरु का आश्रम है, इसलिए इसको बचाना होगा। और भावी पीढ़ी के लिए भी, और एक बुद्ध पुरुष को जीवित रखने के लिए सबको कोशिश करना पड़ेगा।